नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। विपक्ष की मांग है कि फुल बेंच करे सुनवाई, क्योंकि कल के दिन आपने देखा था अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन कैसे बाजी पलट गई थी। बिल्कुल, आज की बड़ी खबर आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने दरअसल अपने घर पर जजेस की बैठक भी बुलाई थी। सबसे अहम चीज, ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किस ओर लेकर जाएगा। एक तरफ राजनीतिक संकट, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। महंगाई लगातार वहां पर बढ़ रही है। ऐसे में ये संकट आखिर किस ओर लेकर जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद बदर जो कि पीटीआई के नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। दीपक बोरा पूर्व राजदूत हैं और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे समझना चाहेंगे कि जो इस वक्त हम हालात देख रहे हैं, कुछ भी स्थिति जो है वो साफ होती नहीं नजर आ रही है, और सबसे अहम चीज सेना का जो हस्तक्षेप है उसने आज देखिए पाकिस्तान को किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या सेना का डायरेक्ट इतना इंटरफेरेंस वाजिब है किसी भी देश के लिए? दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए जावेद बदर, कल भी आपसे चर्चा हुई थी कि किस तरह से आगे पाकिस्तान में अब आगे गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन 90 दिनों तक अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं इमरान खान, फिर 90 दिनों तक क्या तस्वीरें रहेंगी पाकिस्तान में? जी देखिए मैं ये पिछले 2 दिन से ये बातें कर रहा था कि इमरान खान साहब अपने तमाम अरकान के साथ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे वो, क्योंकि उनको पता चल चुका था काफी, बल्कि फरवरी में उनको पता चल चुका था कि नंबर गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। तो उन्होंने जो ये कल फैसला किया है, ये बेसिकली फैसला तो उनका अच्छा था, लेकिन उनका तरीका गलत था। उन्होंने तारीख में अपने काले हरूफों से अपना नाम लिखवा लिया है। ये काम उनको पहले करना चाहिए था। नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन नंबर गेम में आप लोग हरा थोड़ी पाए। नंबर गेम में तो बाजीगर निकल गए ना इमरान खान। जो उन्होंने कानून तोड़ के ये काम जावेद बदर, गलत किया है। नंबर गेम में आप लोग हरा तो नहीं पाए इमरान खान को, वो तो बाजीगर निकले। आप लोग जीत कर भी हार गए, जो लोग उनके खिलाफ खड़े थे। इसमें दोनों तरफ से इमरान खान साहब की एक किस्म की हार हुई है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कानून नहीं तोड़ना चाहिए था, आइन को उन्होंने तोड़ा है। चलिए चारुल। बिल्कुल, मैं आना चाहूंगी अनुज माथुर साहब आपके पास। हम जिस तरह से हालात यहाँ पर देख रहे हैं, हर रोज एक नई स्थिति सामने आ रही है, और सेना एक तरफ जब ये कहती है कि जो भी राजनीतिक हलचल चल रही है इससे दरअसल हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सेना का सीधा इंटरफेरेंस जो है वो पाकिस्तान में रहा है। इसे अगर हम आने वाले समय में देखें तो बाकी के देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और खासकर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की उठापटक लगातार वहां पर चलती रहती है। चारुल, थैंक यू वेरी मच। मेरे को एक बात देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से एम्बेसडर साहब, बोरा साहब अपनी हंसी को छुपा नहीं पा रहे थे। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप ये देखिए जो पाकिस्तान में हुआ है, अभी इन्होंने पाकिस्तान के जो हमारे सब मित्र मिले हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि इमरान खान जो थे उनकी बाजी बिल्कुल हारी हुई बाजी थी, और ये जो उन्होंने कार्रवाई करी है मेरे हिसाब से ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को किस तरह से आपने कहा कि बाहर की ताकतें इसमें शामिल हैं और इसकी वजह से इसको वो कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह अपने आप को नंबर गेम से बाहर पा रहे थे। मैं आपसे इस बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूं कि नंबर गेम में इमरान ने किसी को हरा दिया। इमरान खान के पास आज भी नंबर्स नहीं है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसके पास ना तो नंबर्स असेंबली में है, नेशनल असेंबली में, और ना ही उसके पास पब्लिक में नंबर है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि पब्लिक जो है आज भी अगर आप इलेक्शन करने के लिए जाएंगे
तो आप कश्मीर एक बार अलाप सकते हैं, इस्लाम 2 बार अलाप सकते हैं, लेकिन जो असलियत है, जो 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 वहां के लोगों की असलियत है, वो वहां की इकोनॉमी है, जो वहां के लोगों की असलियत है, वो $1 में 190-200 रुपए के आसपास आपका रुपया पहुंच गया है। और जो आपकी जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इस बात का भी खामियाजा सरकार पीटीआई को अगर इलेक्शन होता है तो भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने किस प्रकार, आई एम श्योर उनका जो विपक्ष है इस बात को कैच करने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने असेंबली को भंग करवाया। अगर पहले किया होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले, तो शायद परिस्थिति विपरीत भिन्न होती। लेकिन अब आज की तारीख में ये बिल्कुल मेरे हिसाब से एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। और एक बहुत ही, जिस प्रकार से आप देखें, मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं कि किस प्रकार से उनके डिप्टी चेयरमैन ने दो सेकंड में उसको कुछ बोल करके उसको खारिज कर दिया, उसके प्रस्ताव को। तो ये तमाम चीजें मेरे हिसाब से एक अच्छी डेमोक्रेसी में होती नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, डेमोक्रेसी फ्लॉड है। इसमें आर्मी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस है, और आर्मी का एक अमेरिका के साथ अलग इक्वेशन होती है और बाजवा साहब का इमरान साहब से बहुत दूर सरकना का बहुत वजहों में से एक वजह अमेरिका से उनके बिगड़ते हुए रिश्ते भी थे। हाँ, चारों मैं बिल्कुल, देखिए मैं ये भी समझना चाहूंगी यहाँ पर बोरा साहब, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, और यकीनन कल जिस तरह से हमने हालात देखे थे, सबसे पहले ये कहा जाता है विपक्ष की ओर से कि आज तो ये फाइनल डेट है जब इमरान इस्तीफा दे देंगे। इमरान ने लास्ट मोमेंट, क्योंकि जिस तरह कहा था कि एक बॉल ऐसी मारूंगा कि 3 विकेट जाएंगे, देखिए कि स्थिति एकदम से उलट हो गई, असेंबली को भंग कर दिया गया। उसके बाद हमने फिर यह भी देखा कि विपक्ष ने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हम इसमें लगातार पास करके मानेंगे, और उसने खुद ही वहां पर असेंबली चलाई है। ये स्थिति आखिर किस ओर लेकर जाती है पाकिस्तान को? और आज सबसे अहम चीज, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर। आपका आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और बाकी जो आपकी विशेषज्ञ है, मैं हमेशा उनसे सीखता हूं। जनरल साहिबान है, पाकिस्तान से हमारे मेहमान है, पाकिस्तान से जो हमारे मेहमान है, एक चीज कहना चाहता हूं विनम्रता के साथ, सर जो हमारी रुचि है आपके देश में जो हो रहा है, वो शार्डन फ्रॉइडी जो अमेरिकन कहते हैं, वो जर्मन्स कहते हैं, वो नहीं है कि अगर आपके यहाँ तकलीफ है तो हमें खुशी होती है। जो समस्याएं आपकी हैं वो हमारी भी रही हैं, लेकिन हमने उनका सामना किया जब पॉलिटिकल स्थिरता हमारे देश में रही। जैसे मेरी 71 साल की उम्र है, मैंने बहुत कुछ देखा है। जो आपके देश में इस समय हो रहा है, मुझे याद आती है वो रोमांस एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एलिस चेशायर बिल्ली से कहती है, भाई मुझे रास्ता बताओ। बिल्ली कहती है जाना कहाँ है? एलिस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जाऊं। तो बिल्ली कहती है फिर कोई भी रास्ता ले लीजिए। आपने ये तय कर ले अगर कि कहाँ जाना है आपने, तो इट विल बिकम वेरी इजी, वेरी क्लियर। मैं इस समय भारत के बहुत खूबसूरत हिस्से में हूँ, पश्चिम बंगाल। दीघा है एक कोस्टल टाउन। हमारे ग्रुप में एक न्यूरोलॉजिस्ट है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये न्याजी साहब ने जो किया है आप क्या समझते हैं? बोले कि इसका न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है पैनिक और डिप्रेशन। वो कभी चिकन जलाते हैं अपने घर में या हवा में फूंक मारते हैं, फिर कहते हैं जो उनके एमपीज उनके अगेंस्ट वोट करेंगे कि आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, फिर कहते हैं ये बकरों की तरह बिक रहे हैं। ऑल दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। फाइनली मैडम, डेमोक्रेसी में एक चीज होती है बहुत तगड़ी, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा, न्याजी साहब ने स्पीकर साहब से, डिप्टी स्पीकर से कहा उसे बाहर फेंक दो। इसका मतलब है कि आने वाले सैकड़ों साल में कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन को हरा सकते हैं। सिंपली स्पीकर को बोले बाहर निकाल दो इस मोशन को, लेट अस हैव इलेक्शंस। भारत में तो 4 प्रधानमंत्री हट गए थे अपने पद से बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मोस्ट रिसेंटली सर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 मैंने काम किया था सर, उन्होंने मेरे स्टूडियो में, दूरदर्शन के मॉर्निंग शो में करता था, उन्होंने आके एक चीज कही थी, मैं हार गया देश जीत गया। सर पाकिस्तान को आज स्टेट्समैनशिप की जरूरत है, पॉलिटिक्स की नहीं। ये विनम्रता से सर मेरी सजेशन है, जो होने वाला है वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, अगर हिंसा भड़की तो फौज फिर से लगाम संभाल लेगी। फ्रांसीसी कहते हैं जितना बदलता है उतना वही रहता है। सोढ़ी साहब के पास आना चाहूंगी मैं सोढ़ी साहब आपसे ये समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान की स्थिति आपको लगती है कि इतनी मजबूत है कि वो सीधी अमेरिका को चुनौती दे रहा है?
पाकिस्तान की मजबूती तो इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या अमेरिका को इतना कमजोर मान रहा है पाकिस्तान कि अब अमेरिका पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं? जय हिंद चारू जी और सागर जी। 1971 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया और 1992 तक जब वो पाकिस्तान के लिए विश्व क्रिकेट कप भी लेके आए, तो वो अपनी एक बॉलिंग के लिए बड़े मशहूर थे, वो थी रिवर्स स्विंग बॉलिंग, जिससे उन्हें बड़ी शोहरत मिली। जब वो 1996 में से लेके आज तक पाकिस्तान की राजनीति में आए, तो उन्होंने कल जो गेंद खेली वो सबसे खतरनाक गेंद थी। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को इतने ओपनली नहीं ललकारा है। जैसे अभी वोरा साहब ने करेक्टली बताया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि जो डिप्टी स्पीकर ने उनका ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शहबाज शरीफ का रिजेक्ट किया बिना वोटिंग के, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इससे और जो इमरान खान ने जो अमेरिका पे आरोप लगाए, ये सिर्फ उन्होंने अपनी निजी कैपेसिटी में लगाए, क्योंकि इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने पहली बार 27 मार्च को इस्लामाबाद में जनसभा में एक चिट्ठी दिखाई और बोला मेरे पास ये चिट्ठी है। तो इनके पास 7 मार्च को आई थी। 7 मार्च से लेके कल तक इन्होंने उस चिट्ठी पे पूरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? आज कोई भी जांच एजेंसी, चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे रशिया की हो, कोई भी जांच एजेंसी 6 से 7 दिन में अपना पूरा काम कर सकती है। अगर 7 मार्च को इमरान खान के पास चिट्ठी आई थी, उन्हें 6-7 दिन में इसकी तहकीकात करा के पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना चाहिए था और पाकिस्तानी अवाम को बोलना चाहिए था कि आप फैसला करो कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो इमरान खान ने अमेरिका को अपनी निजी कैपेसिटी में ललकारा है। पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है अमेरिका को ललकारने की। परसों भी जनरल कमार बाजवा जो पाकिस्तानी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने क्लियरली बोला कि रूस ने यूक्रेन में गलत किया और हम अमेरिका के साथ हैं। ठीक है जावेद बदर, इमरान खान भी ये जानते हैं कि 172 रन बनाकर बेशक वो आखिरी लम्हे तक बल्लेबाजी करें, लेकिन वो नाबाद नहीं रह पाएंगे। लेकिन आज 3:30 बजे का वो वक्त होगा जब उन्होंने कहा है कि आम जनता से वो बात करेंगे पाकिस्तान की। मान लीजिए आपके पास संख्या बल तो है, लेकिन अगर आवाम अगर इमरान खान के साथ खड़ी है तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे? जावेद बदर। बदर साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही जी बोलिए। बोलिए। जी वो लीडर ऐसी हरकतें नहीं करता जो इमरान खान साहब ने कल की है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा बहुत शर्मिंदगी हुई है, हमारी जमहूरियत को बहुत शर्मिंदगी हुई है। देखिए जो पार्लियामेंट होती है वो डेमोक्रेसी की मां होती है। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही बोलिए। आवाज का इशू था, आवाज आ रही है? जी आ रही है बदर जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी अब आपकी नहीं आ रही थी मुझे। हाँ। तो पार्लियामेंट ही मुल्कों को चलाती है, पार्लियामेंट ही डेमोक्रेसी को चलाती है। मैं जरा क्विकली 1-2 चीजें इसमें क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। थोड़ा कि फौज के बारे में बात हो रही थी। देखिए फौज का अमल दखल बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस हुकूमतों में काफी देर से हमारी जमहूरियत के अंदर रह रहा है पाकिस्तानी फौज का, लेकिन अब हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। अब फौज ने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं आपकी सामने के लिए कि अगर फौज इमरान खान के साथ होती, यहाँ भी इन्वॉल्व होती, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी आता ही ना, याद रखिएगा। ये कभी हालात इस तरह के होते ही ना। 3.5 साल हो गए थे हुकूमत को। ये हुकूमत को जो हमारी आया, इमरान खान साहब की अपनी गलतियों की वजह से पार्लियामेंटेरियंस उनके खिलाफ हो गए, उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस उनके खिलाफ वोट देने जा रहे थे। तो अब चीजों को बेहतर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट मुझे काफी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत अच्छा फैसला देगा, क्योंकि जो ये कल एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली हमारी जमहूरियत के लिए बहुत खतरा है पाकिस्तान की। चलिए बिल्कुल। दीपक बोरा जी, क्या लग रहा है कि इमरान खान ने जो किया ये विरोधियों को कभी भूलेगा नहीं? बात अगर पवेलियन से लेकर पिच तक की करें तो बेशक कैसे भी बोरा जी, एक मिनट बदर साहब, बोरा जी उन्होंने देखे विरोधियों के छक्के तो छुड़ा दिए, चाहे कोई भी हथकंडे अपना, लेकिन छक्के तो छुड़ा, विरोधी भूलेंगे नहीं। जिस तरह वो करने की साहब कोशिश बोल कर रहे रहे हैं, हैं। सुन लो क्या कह रहे हैं। बोलिए दीपक एक चीज जो
जी, एक चीज जो बहुत दिलचस्प है कि ये जो गुगली इन्होंने फेंकी है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको नो बॉल डिक्लेयर कर दे, तो उसके बाद देखा होगा, बिल्कुल होना भी इस तरह चाहिए। अच्छा सर, विनम्रता के साथ निवेदन है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सुन लेते हैं जावेद बदर जी, सुन लेते हैं दीपक जी को भी। बोरा साहब, लेकिन नेशनल असेंबली जब राष्ट्रपति भंग कर देते हैं तो उस बात को भी तो तवज्जो देनी चाहिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखते हैं कि आखिर किस चीज को संवैधानिक अधिकार मिलता है, नेशनल असेंबली को भंग किए जाने की बात को, या फिर विपक्ष ने। देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से असेंबली भंग होने के बाद भी अपना स्पीकर बैठाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पास करने की कोशिश की है, अब इस पर अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट का है कि जायज किसे ठहराया जाए। एक बार बोरा साहब अपनी बात कर लें कंप्लीट, उसके बाद आपके पास फिर से लौटेंगे। जी बोरा साहब। मैंने ये अपने जीवन में देखा है, 50 साल से डिप्लोमेसी के साथ मेरा संबंध है, कि इस तरह के जब डेवलपमेंट्स होते हैं, मैंने कई अफ्रीकन नेशंस में देखा, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट, वो रिवर्स कर देती है डिसीजन। कहते हैं हम आपके साथ सहमत नहीं है कि आपने पार्लियामेंट को भंग कर दिया, वी रिस्टोर द पार्लियामेंट। ये हो सकता है, लेकिन इस समय सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे है। और जो मैंने देखा है मैम, जितना मर्जी हम कह रहे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंडिपेंडेंट स्टांसेस दिए हैं, पास में भी। एक आपके जनरल साहब थे सर पाकिस्तान के, जो आजकल दुबई में बैठे हुए कहते हैं हाय मैं मर रहा हूं, उनको भी निकाल दिया था, उनके साथ भी टक्कर हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट जीत गई, वो हार गए। बस इतना कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने प्रेसिडेंट सेट किया है सर, और जो लोग सड़कों पर निकल आए हैं, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है सर। हिंसा से कुछ चीज सॉल्व नहीं होगी सर। वी प्रे फॉर पाकिस्तान, वी प्रे फॉर योर पीपल सर। बिल्कुल, सबसे अहम चीज यही है कि जनता के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती रहेंगी। माथुर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगता है कि सेना के पास कोई विकल्प है इमरान के अलावा? क्योंकि विपक्ष में चाहे भुट्टो की पार्टी रही हो, नवाज शरीफ की पार्टी रही हो, सेना के लिए भरोसेमंद कोई भी नहीं रहा है। बिल्कुल विदेश मंत्री हैं, ठीक कह रही हैं। देखिए, बात इस समय विकल्प की नहीं है, बात इस समय मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बात अभी, जैसे कि बोरा साहब कह रहे थोड़ी देर पहले, एक स्टेबल और क्वाइट पाकिस्तान की आवश्यकता है। एक पाकिस्तान जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तेजी के साथ, उसको संभालने की जरूरत है। इसमें आर्मी का क्या रोल रहेगा, या इमरान खान साहब का क्या रोल रहेगा, या पॉलिटिकल टर्मोइल का क्या रोल रहेगा, वो देखने की बात है। अब आप देखेंगे कि ये इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस में इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी किसी के लिए भी, चारुल, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आर्मी का, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देखिए, कि जब इस प्रकार की नो कॉन्फिडेंस मोशंस या कोई भी इस प्रकार की चीज इंडिया में होती है, तो भारत की सेना का कोई भी मुख्य चीफ जो है आज तक किसी भी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गया, ना किसी से बातचीत करी, ना 4 घंटे तक आईएसआई चीफ गया वहां पर। तो भारत में डीजीएमआई कौन है, ये भारत के प्रधानमंत्री को शायद पता भी नहीं होता। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। पाकिस्तान में संवैधानिक संकट से जुड़ी बड़ी खबर है। पाकिस्तान में संवैधानिक संकट से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बहुत बड़ा डेवलपमेंट। पाकिस्तान सचिवालय से कैबिनेट नोट जारी किया गया है। कैबिनेट नोट के मुताबिक इमरान खान अब पीएम नहीं, बल्कि केयर टेकर पीएम बनने तक इमरान ही प्रधानमंत्री रहेंगे, ये राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट नोट ने ये बात अब साफ कर दी है कि इमरान अब पीएम नहीं, बल्कि केयर टेकर पीएम के तौर पर ही काम करने वाले हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सोढ़ी साहब, इमरान ने जिस तरह ये साफ कर दिया था कि देखिए स्थिति चाहे कोई भी हो, मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, और लास्ट बॉल पर उन्होंने जिस तरह से विकेट लिया है, इसने कहीं ना कहीं एक संदेश तो दे दिया है कि इमरान हार मानने वाले नहीं है। आपसे ये समझना चाहूंगी, जनता के सामने उन्होंने तमाम कोशिशें की है, इमोशनल कार्ड लगातार खेला है कि देखिए हमारे देश की जो आवाम है दरअसल वो बेवकूफ नहीं है कि किसी भी तरह से डिसीजन लेगी। अब तक पाकिस्तान की आवाम को शिकायत रहती थी कि हम तो दरअसल अमेरिका के दबाव में काम करते हैं, तो ऐसे में अमेरिका को भी चेता दिया है इमरान ने। लगता है कि अब चुनाव में जाने का जो ऑप्शन बनाया है इमरान ने, वो किसी हद तक इमरान के फेवर में आ सकता है। चारू जी, आपने सही कहा। इमरान खान ने जो पिछले कई 2-3 हफ्तों में हरकतें की, बातचीत की, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड सब कुछ खेला है। और ये सारी चीज उन्होंने इसलिए की है कि पता तो उनको था 8 मार्च को जब शहबाज शरीफ ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस दिया नेशनल असेंबली के स्पीकर को,
इमरान खान को 8 मार्च से यकीन था कि मैंने जाना तो है ही है, लेकिन इन्होंने ये सारी जो चीजें की पिछले 2-3 हफ्ते में, वो इसलिए की ताकि जब अगली बार इलेक्शन हो तो एक तो उनको फायदा हो, दूसरा इमरान खान जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 ही विकल्प हैं, या पीएमएल नवाज, या पीपीपी, या पीटीआई। तो आज नहीं तो आज से 4-5 साल बाद, 6 साल बाद शायद जो नया सेना अध्यक्ष है पाकिस्तानी आर्मी का, उससे इमरान खान के रिश्ते अच्छे हों और इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, हमने देखा कुछ साल पहले नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने सत्ता से निकाला और आज वही पाकिस्तानी सेना है कमार बाजवा के नीचे जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इमरान खान अपने ये कार्ड बड़ी अच्छी तरह से खेल रहे हैं ताकि वो सत्ता में आज नहीं तो कुछ साल बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनके वापस आ जाएं। बिल्कुल, ये सपने पूरे होंगे या नहीं बोरा साहब? पाकिस्तान तो अपना इतिहास दोहरा रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रधानमंत्री का इस तरह से जाना या इस्तीफा देना या फिर सरकार बदलना। भारत के संदर्भ में इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैम, कंपैरिजन करना मेरा काम नहीं है क्योंकि आई फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक ही टाइम पे दोनों देशों का जन्म हुआ, हमारे कितने पीसफुल ट्रांसफर्स हैं और पावर जितनी हुई है वो पीसफुल नहीं है। सेंसिबल चीज यही होती मेरे विचार से, अगर मैं एडवाइजर होता न्याजी साहब का, ये कहता सर अपनी छवि बचाओ, अपने देश की छवि बचाओ, आप चले जाइए, दैट्स द ग्रेसफुल थिंग टू डू, एग्जिट पे जाइए ताकि बाकी दुनिया में आपके जो डिप्लोमेट्स वो कह सके देखिए वी हैव अ ट्रांसफर ऑफ पावर, वो वोट हारने वाले थे, ही हैज रिजाइंड एंड वी बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब क्या बोलेंगे कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने ही संविधान को हमने नुकसान पहुंचाया। ये कब तक, मैं तो डिप्लोमेट रह चुका हूं मैम, कई बार बहुत मुश्किल होता है अपनी कंट्रीज की पॉलिसीज को डिफेंड करना। टुडे आई वुड नॉट लाइक टू बी अ पाकिस्तानी एम्बेसडर एनीवे टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, ये बहुत मुश्किल होगा। वर्ल्ड मीडिया आपने ऑलरेडी देख लिया है, आप तो भारत से बात कर रही है, मैं तो यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स देखता हूं और उसमें यही लिखा हुआ है कि ही हैज प्लेड हिज फाइनल गैम्बिट। ये बड़ा खतरनाक है। फाइनली एक मैंने आज कार्टून देखा है, आपको भी शायद बता देता, यू मे हैव सीन इट, उसमें इमरान खान साहब एक रेस्टोरेंट में वेटर है और वो जनरल साहब यूनिफॉर्म में बैठे, एक मोटे ताजे बड़ी मूंछों वाले उनके सामने खड़े हैं। टेबल पे जो डिश रखी है वो है डेड चिकन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फिर वेटर जनरल से पूछ रहे हैं कि मिठाई के लिए क्या लेंगे और जनरल साहब कह रहे हैं आपकी नौकरी लेंगे। So that expresses the situation. क्षमा कीजिए मैं हंस रहा हूं बट आई कांट रेजिस्ट इट। मैं माफी चाहता हूं पाकिस्तानी मेहमान से, बट आई जस्ट फाइंड दिस वेरी वेरी आपकी भी नहीं है। जो स्थिति बन चुकी है उस पर आज विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान में अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। और मैं लगातार ये बात कहती रही हूं कि किसी भी देश को अच्छी तरह से चलने के लिए उसके पड़ोसी देशों से संबंध होने अच्छे हैं। अब आप इमरान को क्या लगता है कि आप 1-2 बार अगर प्रधानमंत्री की तारीफ कर देंगे और भारत की नीतियों की तारीफ कर देंगे तो भारत समर्थन में उतर आएगा? ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि भारत की सीमाओं पर जिस तरह से हमले करता रहा है पाकिस्तान, ये बात भारत नहीं भूलेगा। आप इधर देखिए कि किस तरह से सबसे अहम चीज है अमेरिका को चेता दिया है, भारत की तारीफ कर दी है, लेकिन इन बातों से असर नहीं होगा। और क्या ड्रैगन मदद करेगा आपको लगता है? ड्रैगन ने तो श्रीलंका को ही निगल लिया है, पाकिस्तान को आखिर कैसे बख्शेगा? सवाल नहीं पैदा होता मैम। जो लोग सोचते हैं कि ड्रैगन भगवान का प्रतिनिधि है इस धरती पर, श्रीलंका से उन्होंने सबक सीख लिया है। अगर श्रीलंका इस समय जूझ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस में, उसका सबक अमेरिका एक से ही भी दोस्त सीख लिया है कि बातें करने से कुछ नहीं होगा। और इन्होंने यही सीखा है कि अगर when push comes to shove, जो अंग्रेजी में कहते हैं, जब एक सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है तो आपका एक ही दोस्त है इस दुनिया में, बार बार हमने ये दिखाया, वो भारत है। मैम हंसिए मत, आप पाकिस्तान के हमारे मेहमान हैं। जब हम कहते हैं कि वासुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, वो भारत की परंपरा है सर। मैं आपका समस्या होती है हमसे रोकना चाहूंगी। बोरा साहब, वसुदैव कुटुंबकम की बात हमने पाकिस्तान के साथ उस वक्त निभाई थी जब यूक्रेन में पाकिस्तानी नागरिक भारत का तिरंगा लेकर भाग रहे थे। हमने तब भी अपना बड़ा दिल निभाया था और दिखाया था। पाकिस्तान के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री ने सकुशल उनके देश लौटाया था। आपको वो तस्वीरें याद होंगी।
मुझे याद है। और आपके साथ इतना भी बता देता हूं, जॉर्जिया में जब मैं आपका राजदूत था, पहली दिन से इंडियन कम्युनिटी ने मुझे डिनर पे बुलाया। रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली, और मैंने जब उसके ओनर से बातचीत की कि खाना बड़ा अच्छा था, कहाँ के हैं, बोले लाहौर का। तो मैंने कहा कि आपने फिर नाम न्यू दिल्ली रखा है? कहता अगर नाम मैं इस्लामाबाद रखता तो कौन आता यहाँ पर। ये उनके शब्द मेरे नहीं। ये देखिए ये चीजें, ये चलिए ठीक है, लौट करूंगा। स्कूल चलो अभियान का आगाज कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए आप अपनी अनवरत तालियों के माध्यम से करें। इस एजुकेशन किट में ये स्कूल बैग है, पुस्तकें हैं, इश्तियाक जी। जूते मोजे हैं और इश्तियाक एक जी। फुटबॉल। इनकी शिक्षा के लिए, इनके स्कूल चलो अभियान का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ। खेलकूद को भी शामिल करते हुए अंकुश, दिलशाद, स्कूल चलो अभियान का आगाज, ताकि कैसे बेहतर स्कूल हो और 100% में बच्चे जो है पढ़ाई करें। यूपी में हर एक बच्चा शिक्षित हो, इस पर जोर अब दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक विधायकों को भी निर्देश ये दिया गया कि स्कूलों को गोद आप लीजिए और बेहतर वहां की व्यवस्थाएं करिए। अधिकारियों को भी ये कहा गया, अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि स्कूलों पर आप ध्यान दीजिए, वहां पर खाने पीने के बच्चों की व्यवस्था, शिक्षा, इसके साथ ही साथ पानी पीने की व्यवस्था, जो तमाम सुविधाएं स्कूलों में मिलती हैं सरकार की तरफ से, वो बेहतर हों। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसी दिशा में लगातार काम करते हुए शिक्षा पर अब कैसे जोर अब दें, इस पर ध्यान अब दिया जा रहा है। बिल्कुल, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत और सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज में जो डिफरेंस था वो हर किसी को नजर आया था। और ऐसे में अब क्योंकि कोविड के मामले जो है वो कम हो चुके हैं, इन स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अब मास्क हटाने की पाबंदी जो है वो हट चुकी है। अब ऐसे में अब स्कूल चलो अभियान की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है। प्रदेश को और शैक्षिक बनाने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। श्रावस्ती से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चों को नेसेसरी चीजें जो हैं वो दी जा रही हैं, जिसमें बैग, बॉटल, कॉपी, पेन, ये तमाम चीजें हैं, पेंसिल्स हैं, ताकि स्कूल जाने के लिए बच्चे पूरी तरह से तैयार रहें। तो बिल्कुल, अगर बात करें तो आबादी के आधार पर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कैसे शिक्षा पर जोर दिया जाए, इसी पर आज से अब बेहतर काम अब किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने निर्देश ये भी दिया कि सभी विधायक एक स्कूलों को गोद लें और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते, तमाम वो सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। शौचालय, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर, स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अधिकारी वहां पर समय से पहुंचते रहें। 100% नामांकन सुनिश्चित करने की अब दिशा में ये काम है, वही ये लक्ष्य है।